9:50 है, 9:50 होगी तो आप 10:50 पढ़ाना करेंगे। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है आपने कल की क्लास देखी और कल अपना जो शाम के समय व्याकरण का जो हम बैच चला रहे थे उसकी पहली क्लास हमने स्वर पे डाली और थोड़ी लाइट चली जाने की वजह से आधी क्लास रह गई, आधी रिकॉर्डिंग हो गई, वो अब आज शाम को डालेंगे। आज मॉर्निंग में आप छुट्टी भी है क्योंकि कलेक्टर पावर है हमारे यहाँ, तो आज हम पढ़ेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के फर्स्ट ग्रेड में शायद 3-4 टॉपिक, जो भी टॉपिक अपने जुड़े हुए हैं उन्हीं को पढ़ेंगे और फिर बाद में जब समय मिलेगा तो कॉलेज लेक्चर में जो है जो प्लेटो से लेकर के जोग देरी तक जो विखंडनवाद है वहां तक पढ़ेंगे। लेकिन वर्तमान में तो हम फर्स्ट ग्रेड को ध्यान में रखते हुए पाश्चात्य काव्य शास्त्र प्रारंभ करेंगे और इसको इस प्रकार पढ़ेंगे कि आप प्लेटो को कोई सी भी एग्जाम में देख सकते हो और कोई सा भी एग्जाम दे सकते हो इसको पढ़ करके। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए और माँ सरस्वती का नाम लेकर पहला जो हम प्लेटो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र का प्रारंभ करते हैं। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में पहला टॉपिक अपना जो आता है वो आता है प्लेटो। प्लेटो पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र जो अपने जुड़ा हुआ है उसमें तो भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। तो हम छोटा सा अंतर देखेंगे दोनों में कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र में। तो आप लोग लिखो भारतीय काव्य शास्त्र और आप एक तरफ लिखोगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र। और इनमें 3 अंतर है जो छोटे से हैं, आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जो अपना भारतीय काव्य शास्त्र है, भारतीय काव्य शास्त्र है इसमें रस की प्रधानता होती है। हमारी भारतीय काव्य शास्त्र में रस की प्रधानता, जबकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आप देखना कार्य की प्रधानता होती है। कार्य की प्रधानता जो अपने भारतीय काव्य शास्त्र है इसमें जितने भी नाटक है काव्य है अपने सुकांत होते हैं, उनका अंत सुख से होता है, तो अपने सुकांत होते हैं। सुकांत जो अपने जितने भी नाटक है काव्य है वो सारा काव्य शास्त्र अपने सुकांत होता है। जबकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में देखना आप लोग दुखांत होता है, तो इनका अंत होता है वो दुखांत होता है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का वो अंत दुखांत होता है। और तीसरा है जो भारतीय काव्य शास्त्र है वो आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाता है या लिए हुए रहता है, जबकि जो पाश्चात्य होता है वो यथार्थवादी दृष्टिकोण को मान्यता देता है। ये 3 अंतर आप लिखोगे। कि भारतीय काव्य शास्त्र में रस की प्रधानता है, उधर कार्य की है, अपने सुकांत होते हैं वो दुखांत होते हैं, और आदर्शवादी है और ये यथार्थवादी हैं। और इसके बाद में हम आपका अपना पहला टॉपिक है प्लेटो। प्लेटो हम प्रारंभ करेंगे और आप लोग पहला टॉपिक डालोगे प्लेटो। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो और ये आज की कक्षा में तो पूरा होगा नहीं, लेकिन कल हो जाएगा। प्लेटो का जो समय है वो 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक का जो बीसी का है, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व से 427 से 347 ईसा पूर्व तक। अब याद रखना है 427 है, 2 को उठा के आगे ले आओ 347 हो जाएगा, ऐसे याद हो जाएगा। पाश्चात्य प्लेटो से पाश्चात्य काव्य शास्त्र का प्रारंभ होता है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का प्रारंभ होता है और क्रम लगाओ आप लोग। तो पहले आते हैं सुकरात, सुकरात के बाद में प्लेटो, प्लेटो के बाद में अरस्तु और फिर सिकंदर महान। हमारे जो प्लेटो का सिद्धांत लगा हुआ है वो काव्य के संबंध में लगा हुआ है कि प्लेटो ने जो अपनी पुस्तक थी रिपब्लिक और गणराज्य
उसमें उन्होंने एक काव्य पर विचार किया और उसके काव्य में जो अनुकरण है उस पर विचार किया। वो विचार अपने यहाँ पर है, तो हम आप पढ़ेंगे। आप उतार लो इसको। और आप प्लेटो यहाँ से पढ़ने के बाद में आपके जो नोट्स है उनसे मिलाना, वहां से पढ़ना और एग्जाम से मिलाना कि आपको क्या मिलता है। तो प्लेटो 427 ईसा पूर्व से 347 है। इनकी जो पुस्तक है वो है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक, जिसे हम कह सकते हैं गणराज्य। जितने भी काव्य शास्त्र के ये विचार है इनके काव्य के विषय में, वो हमें इसी द रिपब्लिक पुस्तक में मिलेंगे। इनकी अन्य पुस्तक एक बार आप यहां लिख सकते हो, तो वो है इओन। तीसरी पुस्तक है इनकी एपोलॉजी। एपोलॉजी। और चौथी पुस्तक है इनकी कैट्रालाइस। और इनकी जो पांचवी पुस्तक है वो है फ्राइडस। ये 5 पुस्तकें हैं और ये सभी राजनीतिक ग्रंथ हैं। सभी क्या है ये सभी राजनीतिक ग्रंथ है। जितनी भी ये 5 पुस्तकें हैं सभी राजनीतिक ग्रंथ है। इनके काव्य विषय विचार द रिपब्लिक में मिलते हैं। आप लोग उतारो, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। अब हम प्लेटो को समझते हैं, तो आप लोग लिखो कि प्लेटो के जो काव्य शास्त्र के जो विचार है, काव्य संबंधी जो विचार है, वो उनकी पुस्तक रिपब्लिक में देखने को मिलती है। प्लेटो के काव्य विषय जो विचार है, इनके विचार, इनकी पुस्तक द रिपब्लिक उर्फ गणराज्य। गणराज्य कृति में देखे जा सकते हैं या कृति में पुस्तक गणराज्य में मिलते हैं, मिलते हैं। इन्होंने अलग से कोई काव्य शास्त्रीय ग्रंथ नहीं लिखा। आपको सही गलत में पूछ सकते हैं कि इन्होंने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे, तो नहीं, इन्होंने अलग से कोई काव्य शास्त्रीय ग्रंथ अलग से कोई काव्य शास्त्रीय ग्रंथ नहीं लिखा। इनके जो भी काव्य की जो विचार है वो इनकी पुस्तक द रिपब्लिक उर्फ गणराज्य में देखने को मिलते हैं। अब ये कहते क्या है वो हम एक डायग्राम से पढ़ेंगे, जो मैंने समझा और वैसा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग इसे जल्दी से नोट करेंगे और अगर आपके नोट्स हैं तो उनसे एक बार मिलाते हुए देखेंगे कि देखिए कितना ठीक पढ़ा रहा हूँ, और आप लोगों की प्रतिक्रिया जरूर दें। तो प्लेटो मूल आदर्श की बात करते हैं। प्लेटो मूल आदर्श है, और इसे ये क्या कहते हैं, इसे ये वैचारिक आदर्श कह सकते हैं। इसे ये क्या कहते हैं, इसे वैचारिक आदर्श कहते हैं। इसे ये ईश्वर का वास्तविक सत्ता कहते हैं। यही क्या है, इनका अमूर्त ज्ञान है। अमूर्त ज्ञान, या इसे ये अमूर्त ज्ञान या रूप मानते हैं। जो ये दृश्यमान जो जगत है, दृश्यमान जगत इसका अनुकरण करता है। तो लिखो आप लोग, ये जो दृश्यमान जगत है, ये दृश्यमान जगत इसका अनुकृत रूप है। ये क्या है, अनुकृत है, अनुकृत। तो ये दृश्यमान जगत अनुकृत रूप है, और जो कवि या कलाकार होता है वो इस दृश्यमान जगत का भी अनुकरण करता है। तो कवि या जो आपकी कविता है ये इसका भी अनुकरण है।
ये इसका भी अनुकरण है। तो ये एक अनुकरण तो यहाँ हो जाता है और एक अनुकरण यहाँ पर हो जाता है, इसलिए कितनी दूर हो गई, 2 गुनी दूर हो गई। इसीलिए वो कहते सत्य से 2 गुनी दूर है। जो ये दृश्यमान जगत है, ये अपना प्लेटो कहते हैं मूल आदर्श, कि जो ये ईश्वर का वास्तविक सत्ता है वही मूल आदर्श है, वही अमूर्त ज्ञान है। ये जो दृश्यमान जगत है ये इसी मूल आदर्श का अनुकरण है। तो एक अनुकृत रूप यहाँ हो गया, और ये जो कवि या कलाकार इस दृश्यमान जगत का भी अनुकरण करता है, तो एक अनुकृत रूप यहाँ हो गया। इसलिए वो कहते हैं कि कविता सत्य से, क्योंकि मूल सत्य ये है। मूल सत्य क्या है, मूल सत्य से ये मानते हैं। मूल सत्य मूल आदर्श है, ईश्वर का वास्तविक सत्ता वो मूल सत्य है। तो मूल सत्य से 2 गुनी दूर हो जाती है कवि या कविता। दृश्यमान जो जगत होता है वो क्या होता है, इस अमूर्त ज्ञान अमूर्त रूप का ही वास्तविक या आभासी रूप होता है। क्या होता है इसका वास्तविक, सॉरी इसे लिखेंगे कि अमूर्त ज्ञान का या जो अमूर्त रूप है, इस अमूर्त रूप का वास्तविक या मूर्त रूप होता है। और ये जो कवि या कलाकार होता है ये आभास रूप में होता है। क्या होता है, ये आभासी होता है। कवि या कलाकार आभास रूप में होता है, धारणा प्रसूत होता है, धारणा प्रसूत होता है। धारणा प्रसूत होता है, अमूर्त रूप होता है। तो अब देखो सही से समझो, और ये समझ में आ गया तो आपको प्लेटो पूरे समझ में आ गया, क्योंकि यही है, इसी पे वो सबसे ज्यादा जो अपने विचार ये बात करता है वो यही बात करता है। तो ये जो मूल आदर्श की बात करते हैं, जो ईश्वर के द्वारा जो वास्तविक सत्ता है, अमूर्त ज्ञान है, वो मूल आदर्श है। मूल सत्य ये है, जो ये अपना दृश्यमान जगत है ये इसी मूल आदर्श का क्या है, अनुकृत रूप है। इसीलिए एक दूरी तो ये हो गई इसकी, एक सत्य तो अलग ही हो गया। इसका अनुकरण ये दृश्यमान जगत करता है। क्या करता है, अमूर्त ज्ञान का वास्तविक या मूर्त रूप होता है अपना ये दृश्यमान जगत है। कवि या कलाकार क्या करता है, इसी दृश्यमान जगत का अपनी प्रकृति का अनुकरण करता है अपनी कविता में, इसलिए एक अनुकृत रूप ये हो जाता है। तो ये प्लेटो कहते हैं कि अनुकरण कवि 1 और 2 सत्य से 2 गुना दूर हो जाता है, और ये तो आभास मात्र में होती है। कविता क्या होती है, आभास मात्र में होती है। तो अमूर्त ज्ञान मूल वास्तविक सत्ता और आभास मात्र में क्या है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। आप लोग इसको ऐसा डायग्राम सेम उतारो और इसको समझने की कोशिश करना। अगर ये समझ में आ गया तो आपको सारा का सारा जो प्लेटो है वो समझ में आ जाएगा। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं साइड हट जाता हूं और चलिए अब इसी के आधार पर जितनी भी प्लेटो ने अपनी बातें कही है वो अब देखना इसी के आधार पे आएगी। इसी डायग्राम के आधार पर प्लेटो के सारे जो विचार है वो इसी डायग्राम के इर्द गिर्द घूमेंगे। प्लेटो क्या कहता है, प्लेटो कहता है कि जो काव्य या नाटक है वो अंत क्रिया से, तो काव्य या नाटक अंत क्रिया अंत क्रिया या उसे बोल सकते हैं आप लोग उत्प्रेरणा, क्या कह सकते हैं हम, प्रेरणा, अंतर की प्रेरणा से उत्पन्न होती है। तो अंत क्रिया या प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं। जो ये अपना काव्य है ये भाव को उद्दीप्त करता है, तर्क को प्रभावित नहीं करता। तर्क को, सबसे बड़ी बात है ये इनकी, तर्क को प्रभावित नहीं करता। प्लेटो हमेशा यही कहते हैं कि ये जो अपना काव्य है ये केवल भाव को, हमारी वासना को उद्दीप्त करता है, हमारे मस्तिष्क को, विवेक को प्रभावित नहीं करता, और यही कहते हैं प्लेटो। इसके बाद में हम आगे लिखेंगे। तो ये कहते हैं प्लेटो काव्य या नाटक अंत क्रिया या प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं, भाव जो है वो उद्दीप्त करता है। क्या, कौन, काव्य भाव को उद्दीप्त करता है, तर्क को प्रभावित नहीं करता। कवि का जो है, कवि कार्य को ये दिव्य पागलपन मानते हैं, दिव्य पागलपन मानते हैं।
तो प्लेटो कवि कार्य को दिव्य पागलपन मानते हैं। ये कहते हैं कि कवि या आपकी कविता यथार्थ रूप का अनुकरण करता है। यथार्थ रूप का अनुकरण करता है, आदर्श का नहीं। तो आप लोग लिखेंगे कि कवि कार्य दिव्य पागलपन है। वो कवि कार्य को दिव्य पागलपन मानते हैं कि पागल है एक प्रकार का कवि। ये कवि या कविता वो यथार्थ रूप का अनुकरण करती है, आदर्श रूप का नहीं। ये कहते हैं प्लेटो कि मूल सत्य क्या है? मूल सत्य ईश्वर है। मूल सत्य क्या है? मूल सत्य ईश्वर है। कवि केवल माध्यम है। कवि केवल माध्यम है। तो ये कहते हैं कि कवि केवल माध्यम है, मूल सत्य तो ईश्वर है। मूल रचयिता वो शुद्ध है, ये देख लेना, पूछते रहते हैं। मूल रचयिता ईश्वर है। मूल रचयिता ईश्वर है। कवि केवल क्या है? माध्यम है एक प्रकार का। मूल रचयिता ईश्वर है। इसके बाद में लिखेंगे कला में अनुकरण की बात करते हैं। प्लेटो भी मानते हैं कि जहां पर कला होगी वहां पर अनुकरण होगा। तो ये कला में अनुकरण की बात करते हैं। कला में अनुकरण की बात करते हैं। देखते हैं, लाइट चलेगी, थोड़ा मैं देखता हूं कि वीडियो सही आ रहा अपना नहीं आ रहा। तो कला में अनुकरण की बात करते हैं। चलो ठीक आ रहा है तो कंटिन्यू करते हैं। तो कला में अनुकरण की बात करते हैं और कला में अनुकरण की बात करते हैं। कला के पारस्परिक संबंधों को स्वीकार करते हैं या स्वीकारते हुए वर्गीकरण की बात करते हैं। कला के वर्गीकरण की बात करते हैं। चिंतन को कला का आवश्यक अंग मानते हैं। ये चिंतन को कला का आवश्यक अंग मानते हैं। आवश्यक अंग मानते हैं। प्लेटो चिंतन को कला का आवश्यक अंग मानते हैं कि कला का जहां पर चिंतन होगा तभी कला का अनुकरण हो सकते हैं। और इसको जल्दी से नोट करेंगे आप लोग और लिखेंगे ज्यादा समय न गंवाते हुए। बस आप लोग तो यही है कि वो जो मैंने पहले डायग्राम बताया उसको एक बार दो बार समझना और फिर बाद में इनको पढ़ना, एकदम में समझ में आएगा। तो प्लेटो कला व अनुकरण, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कला व अनुकरण के घनिष्ठ संबंध, कला व अनुकरण के घनिष्ठ संबंध को तो स्वीकार करते हैं। फिर कला व अनुकरण के घनिष्ठ संबंध को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन कला को वो कोई अनुकरण को कोई गंभीर कार्य नहीं मानते। गंभीर कार्य नहीं मानते। अनुकरण को गंभीर कार्य नहीं मानते। वो अनुकरण को भ्रांति, असावधानी, असत्य, त्याज्य मानते हैं या अग्राह्य मानते हैं। मैं लास्ट की जो क्लास होगी अपनी 2 क्लास में पूरा होगा प्लेटो, लास्ट में आपको 10 से 15 ऐसे कीवर्ड और ऐसे मेन पॉइंट बताऊंगा जिसके आधार पे मैंने पुराने पेपर देके, मैं खुद पेपर देके आया हूँ फर्स्ट ग्रेड का और कॉलेज लेक्चरर का पेपर दिया मैंने, और पुराने पेपर देके उनका मैंने निचोड़ निकाला है कि ये मुख्य प्लेटो के 10 या 15 टॉपिक है।
पॉइंट है, उनको आप लोग याद जरूर रखें। तो आप ये लिखेंगे कि कला व अनुकरण के घनिष्ठ संबंध को तो स्वीकार करती, प्लेटो कहता है कि कला का अनुकरण होगा, दोनों में घनिष्ठ संबंध है, लेकिन जो अनुकरण होगा वो कोई गंभीर कार्य नहीं होगा, वो केवल भ्रांति होगी, असावधानी होगी, असत्य होगा, त्याज्य है, उसे ग्राह्य मत मानो, वो समाज के लिए हितकर नहीं है। प्लेटो का अनुकरण है, प्लेटो का अनुकरण है वो वस्तु यथार्थ का यथार्थ का वस्तुपरक प्रत्यंकन, जिसे हम कह सकते हैं यथार्थ का हूबहू अनुकरण है, यथार्थ का हूबहू अनुकरण है। देखेंगे आप लोग कि प्लेटो का जो अनुकरण है वो यथार्थ का वस्तुपरक प्रत्यंकन है, लेकिन आप लोग यही आप बात याद रखोगे, प्लेटो स्वयं आदर्शवादी है, जबकि वो काव्य में जो मानते हैं उनका अनुकरण रूप मानते हैं, मतलब यथार्थ रूप को मान्यता देते हैं। तो आप लोग जल्दी करें थोड़ा, ताकि ज्यादा समय न लगे मैं भी, तो फिर ज्यादा लंबी क्लासेस आप लोग देखोगे भी नहीं, ये कहाँ से बकवास आ गई ऐसा सोचोगे। प्लेटो की दृष्टि कैसी? प्लेटो की दृष्टि उपयोगितावादी दृष्टि। तो प्लेटो काव्य को उपयोगितावादी दृष्टि से प्लेटो काव्य को उपयोगितावादी दृष्टि से देखते हुए कवि कर्म को नैतिक मूल्यों की अवहेलना करने वाला बताया है, नैतिक मूल्यों की अवहेलना करने वाला बताया है। प्लेटो का अनुकरण यथार्थ का हूबहू अनुकरण है, आदर्श रूप को नहीं मानती प्लेटो कहते हैं कि जो ट्रेजेडी या त्रासदी का कवि है, प्लेटो कहते हैं कि त्रासदी का जो कवि है वो हमारे तर्क को प्रभावित करने के स्थान पर जो हमारी वासनाएं हैं, तो स्थान पर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है और उन्हें पुष्ट बनाता है, उन्हें पुष्ट बनाता है। तो प्लेटो कहते हैं कि जो त्रासदी का कवि होता है वो हमारे तर्क को, हमें विवेक को प्रभावित नहीं करता, मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करता, केवल अपने हृदय की भावनाओं को जागृत करता है, उनके साथ खिलवाड़ करता है और उन्हें पुष्ट बनाता है, और हमें क्या करता है, नैतिकता की अनैतिकता की तरफ धकेल देता है। प्लेटो का विचार है कि जो कवि होता है, कवि अपने यश की प्राप्ति के लिए, अपने यश व कीर्ति की प्राप्ति के लिए, कि प्लेटो का विचार है कि कवि अपने यश व कीर्ति की प्राप्ति के लिए पाठक की भावना को उत्तेजित
करके वह आवेगपूर्ण या जिसे आप कह सकते हो उन्मादग्रस्त स्थिति का चयन करता है। आवेगपूर्ण उन्मादग्रस्त स्थिति का चयन करता है। कि प्लेटो का विचार है कि कवि अपने यश की कीर्ति प्राप्ति के लिए पाठक की भावनाओं को उत्तेजित कर वह आवेगपूर्ण उन्मादग्रस्त स्थिति का चयन करता है और वह स्वयं तो लोकप्रिय बन जाता है, लेकिन पाठक को अनैतिक बना देता है या अनैतिकता की तरफ धकेल देता है। अनैतिकता की तरफ धकेल देता है। जल्दी से आप उतारो कि प्लेटो का विचार है। प्लेटो कहते हैं कि कवि अपने यश की प्राप्ति के लिए, अपनी कीर्ति के लिए, अपने यश के लिए वो पाठक जो होगा उसकी भावनाओं को उत्तेजित करेगा, उसके मन को समझेगा और उस मन को ऐसा उत्तेजित करेगा अपने भावों से और ऐसी उन्मादग्रस्त स्थिति का चयन करेगा जिससे वो स्वयं कौन कवि तो जो लेखक है वो तो क्या हो जाएगा, वो तो लोकप्रिय बन जाएगा, लेकिन जो पाठक होगा फिर उसे अनैतिक बना देगा, उसे अनैतिकता की तरफ धकेल देगा। प्लेटो कहते हैं कि वही अनुकरण या वही काव्य स्वीकृत होगा जो क्या होगा, शुभ होगा, सत्य के निकट होगा। प्लेटो काव्य के विरोध में नहीं है। प्लेटो स्वयं कहते हैं, प्लेटो का विचार है कि वही काव्य मान्य होगा जो सत्य की प्राप्ति में सहायक हो या सत्य हो, सीधा लिख सकते हो कि वही काव्य मान्य होगा जो सत्य हो, शुभ हो, सत्य हो, शुभ हो, कि वही काव्य मान्य होगा अपने समाज में, आदर्श राज्य में, कि जो क्या हो, सत्य हो और शुभ हो, सत्य के निकट हो। प्लेटो ने ऐसा करके प्लेटो ने काव्य पर पावित्र्य दूषकता के बड़े आरोप लगाए हैं। पावित्र्य दूषकता के बड़े आरोप लगाए हैं प्लेटो। अफलातून कहते हैं, अफलातून, प्लेटो को अफलातून कहते हैं। प्लेटो आदर्शवादी है। कैसे विचारक है? आदर्शवादी विचारक है। प्लेटो विचारक आदर्शवादी है, लेकिन ये काव्य को यथार्थवादी दृष्टि से देखते हैं। आप नोट लगा के लिखो, आदर्शवादी विचारक है, नहीं तो फिर वो सही कथन में आप कहीं गलत कर दो। आदर्शवादी विचारक है, लेकिन अब यहाँ नोट लगाओ या कोष्टक बनाओ नोट के थ्रू, लेकिन काव्य को यथार्थ दृष्टि से देखते हैं, यथार्थ के आधार पर विश्लेषित करते हैं, काव्य को यथार्थ के आधार पर विश्लेषित करते हैं। और आपने लिख लिया होगा, आगे लिखते हैं, प्लेटो ने काव्य को दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी दृष्टि से देखा है। देखो, प्लेटो ने काव्य को दार्शनिक, राजनीतिक, प्लेटो ने काव्य को दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक, उपयोगितावाद, आर्थिक सभी दृष्टिकोण
सभी दृष्टिकोण से देखा है, लेकिन सौंदर्य शास्त्र दृष्टि से नहीं, सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से नहीं। यहां देखने का मतलब विश्लेषित करना। कि प्लेटो ने काव्य को दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक, उपयोगितावाद, आर्थिक सभी दृष्टिकोणों से विश्लेषित किया है। उनकी विशेषता, काव्य की विशेषता दार्शनिक में भी देखी है, राजनीतिक दृष्टि से भी देखी है कि काव्य राजनीतिक में कितना सहायक है, समाज में कितना उपयोगी है, वैसे उपयोगिता क्या है, आर्थिक दृष्टि क्षेत्र में इनकी क्या उपयोगिता है। लेकिन काव्य को सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से कभी नहीं देखे कि काव्य की सौंदर्य शास्त्र में क्या उपयोगिता है। समझ गए? अब आप आगे लिखोगे, प्लेटो कहते हैं कि वही काव्य प्लेटो कहते हैं कि वही काव्य स्वीकृत होगा या मान्य होगा जो परम सत्य की प्राप्ति में सहायक होगा, परम सत्य की प्राप्ति में सहायक होगा। वही काव्य स्वीकृत होगा, वही काव्य हमारे आदर्श राज्य में मान्य होगा जो परम सत्य की प्राप्ति में, ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होगा। और आगे लिखते हैं प्लेटो, तो प्लेटो कहते हैं कि जो कवि है प्लेटो के अनुसार कवि या आपका काव्य या आपकी कविता वो एक ही बात है कि प्लेटो के अनुसार कवि, काव्य या कविता क्या है? मूल वास्तविक सत्य। मूल वास्तविक सत्य जो मैंने डायग्राम में बताया था कि ईश्वर का अर्थ वास्तविक सत्ता, मूल वास्तविक सत्य से बहुत दूर ले जाती है, से बहुत, और बहुत कितना? 3 गुना, 2 गुना जो भी कहते हो, बहुत दूर ले जाती है, यानी काल्पनिक जगत में। कहां पर दूर, कहां पर? काल्पनिक जगत में ले जाती है। इसीलिए कविता ग्राह्य नहीं हो सकती, ले जाती है। तो कविता ग्राह्य नहीं हो सकती, कविता ग्राह्य नहीं हो सकती, कविता ग्राह्य नहीं हो सकती। प्लेटो कहते हैं, आप एक बार इस प्लेटो को मेरे नोट्सों से पढ़ लो और फिर आपके नोट्सों से, बड़े बड़े किताबों से मिलाना, क्योंकि ये भी तो हिसाब लिख ही सकते हैं कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर उसके लेवल का है। और इसमें पुस्तकें भी देखो, बताऊंगा मैं आपको कौन सी पढ़ी मैंने। तो कविता ग्राह्य नहीं हो सकती। पहले पढ़ते हैं प्लेटो की दृष्टि, या दृष्टि नहीं लिखते, प्लेटो मूल चिंतन की, प्लेटो की जो संकल्पना है वो मूल सत्य की, तो इसलिए लिखो प्लेटो की जो संकल्पना है वो मूल सत्य की प्राप्ति है। मूल सत्य की प्राप्ति, प्लेटो की संकल्पना मूल सत्य की प्राप्ति है कि जो भी है वो मूल सत्य है। प्लेटो विचार करते हैं कि मूल सत्य, दिख नहीं रहा, तो मूल सत्य की संरचना प्रमुख है। प्लेटो के चिंतन में यह है कि मूल सत्य जो है सब कुछ वही है, अनुकृत वो कुछ भी नहीं है। इसीलिए देखो प्लेटो ने, आ जाएगा आराम से, प्लेटो ने देवीय कलाओं के समान मानवीय कलाओं के भी 2 रूप या 2 प्रकार बताए हैं। 2 रूप माने हैं या प्रकार बताए हैं की बात है। पहला जो उन्होंने बताया है कि प्लेटो ने देवीय कलाओं को 2 भागों में बांटा, तो मानवीय को भी 2 भागों में बांटा। एक है उत्पादक कला और एक अनुकरण कला। तो एक कौन सी है? उत्पादक कला, उत्पादक कला, शायद दिख तो रहा, उत्पादक कला, और दूसरी है अनुकरणात्मक कला।
अनुकरणात्मक कला। प्लेटो ने दैवीय कलाओं के समान ही मानवीय कलाओं को भी दो भागों में बांटा है। और फिर जो अनुकरणात्मक कला है इसको भी इन्होंने दो भागों में बांटा है। अनुकरणात्मक कला को, इसको हम यहां लिखेंगे, तो अनुकरणात्मक कला को भी दो भागों में विभाजित किया है, दो भागों में विभाजित किया है। और दो भाग है उत्पादक अनुकरण के अलावा, जो है वास्तविक और काल्पनिक। तो इसके दो भाग कौन कौन से हैं? इसका एक भाग है वास्तविक कला और एक है आपका वास्तविक कला, उत्पादक अनुकरण वास्तविक कला, और एक है आपका कल्पित कला यानी काल्पनिक। काल्पनिक जिसे कह सकते हो आप लोग काल्पनिक कला। वैसे ज्यादा समय तो नहीं लग रहा होगा, अभी तो 30 मिनट, आधा घंटा हुआ, 10 मिनट और पढ़ते, फिर बाकी कल पढ़ेंगे ना। तो अनुकरणात्मक कला को भी दो भागों में विभाजित किया, वास्तविक कला और काल्पनिक या कल्पित कला। इस प्रकार वस्तु के इन्होंने 4 रूप कर दिए, और इस आधार पर या इस प्रकार इन्होंने वस्तु के 3 रूप, वस्तु के 3 रूप है, 3 रूप निर्धारित किए, 3 रूप निर्धारित किए, वस्तु के 3 रूप निर्धारित किए। और वो कौन कौन से किए? एक तो होता है आपका आदर्श रूप। जो आदर्श रूप कौन सा है? आदर्श रूप आपका वास्तविक कला या ईश्वर है, तो ये हो गया आपका एक आदर्श रूप। दूसरा आपका वास्तविक रूप, तो इसे आप क्या कह सकते हो आप लोग? वास्तविक रूप को आप कह सकते हो, या वास्तविक रूप को आप कह सकते हो यथार्थ रूप, सॉरी। और एक तीसरा इन्होंने बताया वस्तु का अनुकरणात्मक रूप है, अनुकरणात्मक। अब आप वहां उस डायग्राम को समझो, एक बार अपने माइंड में लाओ। आदर्श रूप, वस्तु के 3, वस्तु कोई कवि भी हो सकती है मानो, तो आदर्श रूप ईश्वर का वास्तविक सत्ता, दूसरा वास्तविक रूप यथार्थ दृश्यमान जगत, और अनुकरणात्मक रूप आपका कवि। तो ये हो गया मूल आदर्श, मूल आदर्श, ये आपका दृश्यमान जगत, और ये आपका कविता हो गया। मूल आदर्श, दृश्यमान जगत और कविता। तो ये वस्तु के 3 रूप इन्होंने ये बताए हैं। जल्दी से लिखो। प्लेटो ज्यादा विशेष है नहीं, बस प्लेटो के बारे में ये समझना है आप लोगों को कि ये कह क्या रहे हैं, और इनका वो डायग्राम अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो ये सारे जो अनुकरण उसी के संबंध में बताते हैं कि अनुकरण गलत है और कितना सही है कितना गलत बस ये है। और ये बस काव्य को अनुकृत मानते हैं और कुछ भी नहीं मानते कि काव्य क्या है, एक प्रकार का अनुकृत रूप है। तो प्लेटो काव्य को उसी सीमा तक स्वीकार करेंगे, प्लेटो काव्य को उसी सीमा तक, एक सीमा बना दी भाई, यहां तक ही काव्य स्वीकार्य होगा। तो प्लेटो काव्य को उसी सीमा तक स्वीकार करते हैं जहां तक वो क्या हो, जहां तक वह नागरिकों में, कि जो अपने देश के नागरिक है उनमें सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो। सत्य, तो नागरिकों में सत्य न्याय, सत्य न्याय की प्रतिष्ठा स्थापित करे, प्रतिष्ठा स्थापित करे। कि काव्य भी स्वीकृत होगा, वो कौन सा काव्य स्वीकृत होगा? शुभ काव्य, सही काव्य, सत्य काव्य स्वीकृत होगा। और उस सत्य काव्य में भी उसी सीमा तक वो स्वीकार्य होगा जहां तक वो हमारे देश के नागरिकों में क्या हो, सत्य, न्याय, समाज, इनकी प्रतिष्ठा स्थापित करे। देखो कितनी बढ़िया बात कही उन्होंने। तो लिखेंगे प्लेटो की दृष्टि में। अब आप लोगों को ये तो पता चला होगा कि प्लेटो की दृष्टि में किसको महत्व देते हैं? समाज को महत्व देते हैं। समाज या समष्टि चेतना, समष्टि चेतना को महत्व देते हैं। क्योंकि आप लोग देखो कि हमेशा कहते हैं कि ना मतलब क्या जरूरी है इनके लिए? समाज, देश, राष्ट्र जरूरी है। तो ये किसको महत्व देंगे? ये महत्व देंगे समाज को, समष्टि चेतना को महत्व देंगे। आगे लिखते हैं
कि प्लेटो के लिए काव्य या नाटक जिसे कह सकते हैं वो, कि प्लेटो के लिए काव्य या जो नाटक है वो उसकी जो कसौटी है वो आनंद और सौंदर्य न होकर के क्या है, उपयोगितावाद है। इसे एक पॉइंट ये निकल के आता है कि प्लेटो के लिए काव्य या नाटक की कसौटी, या यहाँ पर साहित्य भी लिख सकते हो आप लोग, यहाँ कला भी लिख सकते हो, एक ही बात हो। तो कला या साहित्य की कसौटी सौंदर्य व आनंद न होकर क्या उपयोगितावाद है, न होकर उपयोगिता। प्लेटो के लिए काव्य या कला साहित्य की कसौटी सौंदर्य व आनंद न होकर के क्या है, वो उपयोगितावाद है। वो इसी पे एक इन्होंने अपना मोस्ट वो दिया था स्टेटमेंट। तो अपनी उपयोगितावादी दृष्टि को परिभाषित करते हुए प्लेटो विचार करते हैं, अपनी परिभाषा देते हैं कि वेरी मोस्ट, हाँ आ जाएगा साइड क्लीन चलो आ जाएगा। तो विचार करते हुए प्लेटो कहते हैं कि एक गोबर से भरी टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है, सुंदर कही जा सकती है यदि उसका कोई उपयोग है तो, उपयोग है तो अन्यथा स्वर्ण जड़ित, अन्यथा स्वर्ण जड़ित चमचमाती ढाल भी सुंदर है यदि उसका कोई उपयोग न है। तो यदि उसका कोई उपयोग न हो, तो न हो या नहीं हो, ये बात है, नहीं हो। और ये मोस्ट है इनका उदाहरण, बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग जल्दी से। प्लेटो विचार करते हैं प्लेटो विचार करते हैं कि कवि या कलाकार हमारे विवेक, मस्तिष्क, तर्क, बुद्धि भी लिखो आप लोग, बुद्धि को प्रभावित है, बुद्धि को प्रभावित करने के स्थान पर हमारी हृदय की भावनाओं के क्या करता है कि साथ खिलवाड़ करता है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। कि प्लेटो का विचार है कि कवि या कलाकार हमारे विवेक, मस्तिष्क, तर्क, बुद्धि को प्रभावित करने के स्थान पर हमारी जो हृदय की भावनाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ करता है, और खिलवाड़ करके हमें क्या करता है, हमें अनैतिकता की तरफ धकेल देता है। तो खिलवाड़ करता है, इसीलिए आप कह सकते हो कि खिलवाड़ करता है और हमें अनैतिकता की तरफ धकेल देता है। खिलवाड़ करता है और
पाठक को अनैतिक बना देता है, अकर्मण्य बना देता है, आलसी बना देता है, आलसी बना देता है। इसीलिए आदर्श राज्य में कवि का कोई कवि का बहिष्कार ही कर दिया इन्होंने। आगे लिखते हैं, प्लेटो का विचार है कि प्लेटो विचार करते हैं कि जो ये वास्तविक सत्ता है, अपना जो ईश्वर वास्तविक सत्ता है, ये इसके बारे में कवि को पूरी जानकारी नहीं होती, कि कवि हमारे मस्तिष्क और तर्क को प्रभावित करता। कि प्लेटो का विचार है कि कवि जिस वस्तु का अनुकरण करता है, यानी जो ये दृश्यमान जगत का अनुकरण करता है, वो उससे भली बात से परिचित नहीं होता। तो प्लेटो का विचार है कि कवि जिस वस्तु का अनुकरण करता है, उसके वास्तविक रूप से भली भांति परिचित नहीं होता, वास्तविक रूप से भली भांति परिचित नहीं होता। अतः अज्ञानतावश वो जो कुछ भी अनुभव करेगा, अज्ञानतावश जो कुछ अनुभव करता है, तो वह क्या है करता है, वह असत्य है। तो प्लेटो का विचार है कि जो कवि जिस वस्तु का, यानी कौन सी वस्तु का, दृश्यमान जगत का, कवि जिस वस्तु का यानी दृश्यमान जगत का अनुकरण करता है, उसकी प्रकृति से यानी उसके वास्तविक रूप से या उसकी प्रकृति से वो भली भांति परिचित नहीं होता। अतः अज्ञानता वो जो कुछ भी अनुभव करेगा वो क्या होगा, असत्य होगा, ग्राह्य नहीं होगा, और फिर क्या होगा, तो वो हमें अनैतिकता की तरफ धकेलेगा, क्योंकि वो स्वयं उसके बारे में सही नहीं जानता, तो वो हमें कहां से उसके बारे में सही बताएगा। तो लिखेंगे इसके आगे, इसमें आप लिख लो, इसीलिए आदर्श राज्य से, वेरी मोस्ट पंक्ति है, आदर्श राज्य से कवि का बहिष्कार है, कवि का बहिष्कार है। अब इतना समझने के बाद में आपको ये तो पता चल गया होगा कि प्लेटो किसको महत्व देता है, बुद्धि को महत्व देता है। तो आप ये लिख सकते हो कि प्लेटो ऐन्द्रिक आनंद का विरोधी हो गया ना, देखो, क्योंकि वो किसको अच्छा मानता है, बुद्धि को, तर्क को मानता है, अपनी भावनाओं को अच्छी नहीं मानता, इसलिए ऐन्द्रिक आनंद का, भावनाओं का विरोधी हो गया। तो विरोध करता है, विरोधी है या विरोध करता है। और कौन से आनंद को मानेगा, तो बौद्धिक आनंद को हितकर मानता है, बौद्धिक आनंद को हितकर या अच्छा से आप कह सकते हो अच्छा मानता है, हितकर मानता है, बौद्धिक आनंद को अच्छा मानता है, हितकर मानता है, कि इंद्रिय आनंद कतई अच्छा नहीं है। प्लेटो मूल रूप से आदर्शवादी है, प्लेटो मूल रूप से आदर्शवादी विचारक है। देखो आप लोग कि प्लेटो मूल रूप से आदर्शवादी विचारक है और आदर्श राज्य की स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य है। प्लेटो का स्थापना करना इनका मूल उद्देश्य है। और ये कवि को तो कुछ मानते नहीं, इसीलिए
इसीलिए आदर्श राज्य में कवि का महत्व मोची से भी कम आंकते हैं, मोची से भी कम आंकते हैं। आदर्श राज्य में मोची को भी वो स्थान प्राप्त है, मोची को भी वह स्थान प्राप्त है जो कवि को प्राप्त नहीं है, क्योंकि आदर्श राज्य से कवि का बहिष्कार है, प्राप्त नहीं है। तो मोची को भी स्थान प्राप्त नहीं है क्योंकि आदर्श राज्य से कवि का बहिष्कार है। और लास्ट पंक्ति लिख सकते हैं हम लोग कि, या फिर कल पढ़ेंगे अभी। तो आदर्श राज्य से कवि का बहिष्कार है। और वैसे टाइम हो गया अपना आज का 40 मिनट जो भी है। लास्ट पंक्ति लिख करके आज की क्लास को पूरी करेंगे कि प्लेटो कहते हैं कि कवि अनुकरण करता है तो क्या हो गया, सत्य से दोगुनी दूर हो गया। सत्य से दोगुनी दूर है, दो गुनी दूर है। दो गुनी आएगा ना तो फिर साथ में लिखना पड़ेगा दुगनी, या फिर दो गुना लिखो आप, या तो दुगनी छोटा आएगा, या फिर अलग अलग लिखना है तो दो गुना लिखो, दो गुना दूर है। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और बाकी थोड़ा सा जो मैटर है वो आधे घंटे का है, 30 मिनट 35 मिनट का जो मैटर है वो हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में देंगे। आज के लिए इतना ही, और पढ़ते रहिए, बस यही है, आप मन लगा करके पढ़ो। अगर आपके पास इनसे अच्छे नोट्स है तो एक बार इनको देख लो, अगर इनसे अच्छे तो उनसे पढ़ो, नहीं है तो आप इनसे नोट्स बनाओ। क्योंकि देखो, मैं व्याकरण, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, इनको तो मैं पूरा पढ़ा दूंगा। और एक रचना, अपने जो गद्य पद्य की रचना है उनको, इन तीनों को तो मैं पूरा पढ़ाने की कोशिश करूंगा, पढ़ा ही दूंगा। बस ये है कि अगर पेपर जल्दी हो जाता है तो साहित्य के बारे में कुछ कह नहीं सकते। वैसे पेपर बनाएंगे, आप लोगों को टेस्ट लेंगे, वो ऑनलाइन होगा, ऐसे बोर्ड भी नहीं हो सकता टेस्ट, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है आपका। और जब जो पढ़ाएंगे वो अच्छा पढ़ेंगे, और निश्चिंत होकर के पढ़ो आप लोग। अगर आपके पास ये नहीं है मैटर तो आप नोट्स बनाते हुए पढ़ो, नोट्स खरीदो मत, क्योंकि कहते हैं ना कि दूसरे के बच्चे और दूसरे के नोट्स कभी काम नहीं आती, नोट्स वही काम आती जो खुद के बनाए हुए होते हैं। अगर आप अपने हाथ से लिखोगे तो आप लोगों को याद होगा, अपनी खुद की लेखनी जल्दी याद होती है, जो करके सीखते वो हमेशा के लिए याद रहता है। इसीलिए आप लोग स्वयं नोट्स बनाए और इनको देख ले। अगर इनके अच्छे नोट्स है तो आप उनसे पढ़े, और कोई और अच्छा पढ़ा रहा तो उनसे पढ़े। अगर आपको यहाँ अच्छा लगा तो यहाँ पढ़े। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि अच्छी सुविधा दे सके, बस यही है। और मनुष्य ठान लेता है तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि रामदास सिंह दिनकर कहते हैं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।